अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मादरी प्रश्न पत्रिके 1 जो कि SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़, इसमें जो है हम लोग मॉडल पेपर 1 यानी मादरी प्रश्न पत्रिके 1 को डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पिछले ऑलरेडी मैं 4 क्लासेस कर चुका हूँ, तो उसका आगे का पार्ट है। तो आज हमें संदर्भ जो है फर्स्ट वन पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो उसी तरह आगे का संदर्भ है उसको हमें डिस्कस करेंगे। जो संदर्भ जोड़नी विवरिसी तुम्हें देख सकती, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर उधर है, तो इधर आंसर को मैं एक तरफ क्वेश्चन पेपर और एक तरफ उसका आंसर के साथ में लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट वन हमें डिस्कस कर को देख सकती तुम्हें संदर्भ स्वारस्य संहिता विवरिसी कर को, जो कि 5 सवाल आएंगे संदर्भ को लेकर, और हर सवाल का मार्क्स जो है 3-3 मार्क्स लेगा। इस तरह से 15 मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट वन ऑलरेडी हमें डिस्कस कर कोई। तो दूसरा देखो तुम्हें, हक्किगळिगे विपरीत अलंकार प्रज्ञे इदे। ओके, हक्किगळिगे विपरीत अलंकार प्रज्ञे इदे। तो इस तरह का एक सेंटेंस देती है, हमें ये संदर्भ डिटेल से पॉइंट वाइज बना को लिखना। हक्किगळिगे परिंदों को विपरीत बहुत ज़्यादा अलंकार प्रज्ञे इदे, डेकोरेटिव माइंडसेट है। तो बर्ड्स हैव लॉट ऑफ डेकोरेटिव माइंडसेट। हक्किगळिगे विपरीत अलंकार प्रज्ञे इदे, परिंदों को बहुत ज़्यादा जो है डेकोरेटिव माइंडसेट है। तो इसका सपोर्टिव आंसर हमें अब लिखना। सो क्वेश्चन नंबर डोंट सी ए स्टेटमेंट, हक्किगळिगे विपरीत अलंकार प्रज्ञे इदे। ई आಯ್ಕೆ करको लिखना है आप सिलेक्शन। BS ಕೃಪಾಕರ ಮತ್ತು ಕೆ ಸೇನಾನಿ ಇವರು ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರಚಿಸಿರುವ ಜೀವಜಾಲ ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो इसमें 2 पॉइंट आगे तुम्हें देख सकती, 2 पॉइंट इसमें बताकर ही। तो 1 पॉइंट आई के सिलेक्शन यानी दिया गया सेंटेंस किस लेसन से लिया गया। तो BS कृपाकरा यानी इसके ऑथर जो है 3 ऑथर है, तो तीनों के नाम लिखने। BS कृपाकरा, BS कृपाकरा मत्तु और के सेनानी इवरू इनो जो है के पुट्टस्वामी अवरा जोतेगूडी, के पुट्टस्वामी के साथ मिलकर रचिसिरुवा लिखी गई जीवजाला कृति है। जीवजाला नाम की किताब से हक्किगूಡುಗಳ निगूढ़ जगत्तु, हक्किगूಡುಗಳ निगूढ़ जगत्तु नाम का लेसन है। तो इस लेसन से पाठದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। इस जुमले को, दिए गए जुमले को लिया गया। सो ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ, कुछ परिंदों को विपरीत अलंकार प्रज्ञे दे, कुछ बर्ड्स को जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव माइंडसेट होता है, यानी सजाना, सजावट करके रखना, मेरे घोंसले को करने की एक उनका एक ये रहता है, स्किल्स रहती। तो उसके बारे में बताते हुए इदे ಎಂದು ಲೇಖಕರು ವಿವರಿಸಿ। यहाँ पे आथर हम ना रीडर्स को जो है जो भी पढ़ रहे इस सबक को उनको बता रही। तो हु सेड टू हुम भी कवर हो गया, 2 पॉइंट भी आ गए। अब यहाँ 3rd पॉइंट संदर्भ लिखना तुम्हें। संदर्भ यहाँ है देखो, ವರ್ಣಮಯ ಹೂದಳ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವು ಗೂಡುಗಳ ಹೊರಮೈಗೆ ಅಂಟಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹದ್ದುಗಳು ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಚೂರು, ಬಟ್ಟೆಯ ಚಿಂದಿ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಗೂಡಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾನೆಟ್ ಎನ್ನುವ ಕಡಲ ಹಕ್ಕಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಚೆಂಡು, ನೀಲಿ ಸೀಸೆಯ ಚೂರು, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಂಬೆಯಿಂದ ಗೂಡನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೀಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ ಸಗ್ಗದಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತವೆಂದು ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. मतलब यहाँ पे क्या बोल रही, वर्णमय यानी कलरफुल फूलों को, ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು, चमकते हुए पत्थरों को तंदु लाकर अವು ಗೂಡುಗಳ ಹೊರಮೈಗೆ, वो परिंदे जो है अपने नेस्ट को, घोंसले के बाहरी हिस्से को लगाते हैं, अंटिಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹದ್ದುಗಳು, कुछ चील किस्म के जो परिंदे वो ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಚೂರು, जो चमकते हुए कांच के पीसेस को, बट्टे या चिंदी, कपड़ों की चिंदी को, ಮೊದಲಾದ दूसरे किस्म की चीज़ों को गूढ़ीगे तरुते हुए अपने घोंसले में लाती ताकि सजा सके. और गैनेट नाम का जो बाहर का एक बर्ड है, एन्नुवा कड़ला हक्की, जो समंदर के पास रहता है परिंदा, तो इन्हें क्या किया था सजाने के लिए गोल्फ चेंडू, गोल्फ का बॉल, गोल्फ एक किस्म का खेले जाता है, उसका एक बॉल, नीली सीसे चूरू और नीले रकम के जो है कांच के पीसेस, ಈರುಳ್ಳಿ सिप्पे, प्याज के छिलके और चिक्का गुम्बेइंदा, और एक छोटी सी
गुड़ी को लाकर गूढ़ನ್ನು जो घोंसले को अलंकरिसिದ वरदियागिತ್ತು, डेकोरेट करने का जो है पब्लिश हुआ था। सो नीली सम्राट, जो नीली सम्राट जो है ये और सग्गदक्किಗಳು, सग्गदक्की नाम का बर्ड तಮ್ಮ गूಡುಗಳನ್ನು अपने घोंसलों को विविध बಗೆಯಲ್ಲಿ अलग अलग किस्म से जो है अलंकरिಸುತ್ತವೆಂದು डेकोरेट करती करको लेखकರು तಮ್ಮ ऑथर जो है अपने ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ, अपने बात को जो है उन्होंने बताकर ही करको लिखना। ओके, तो ये हुआ ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್। अब थर्ड वन, वन मिनट, तो ये हुआ। अभी थर्ड वन हमें डिस्कस कर रहे, ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೇಳು। नेक्स्ट संदर्भ, ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೇಳು। एक सेंटेंस देते हैं तो इसका संदर्भ हमें लिखना है, संदर्भ और स्वारस्य। बोलने वाली सच्चाई को प्यार से बोलो, ಹೇಳುವ सत्य, बोलने वाली सच्चाई प्रियವಾಗಿ ಹೇಳು, प्यार से बोलो। अब ये किस सबक से ली क्या कर को पूरा डिटेल से हमें संदर्भ में लिखना, क्यों तो संदर्भ स्वारस्य इतना नहीं, उसके अव्वल की 2 पॉइंट लिखना, वो भी बोली तुमने हर संदर्भ में। तो तुम यहाँ देख सकती, ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೇಳು, सेम क्वेश्चन, डोंट सी द क्वेश्चन नंबर। तो आंसर को देखो आप, तो ये सेंटेंस जो है सेम सवाल, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಮಾನಾಯಕ್ ಅವರ ಸೂಲಂಗಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಸೌಜನ್ಯ ಎಂಬ ಲೇಖನದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಸೌಜನ್ಯಶೀಲವಂತರ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಲೇಖಕರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो 2 पॉइंट भी आ गए, एक आयके भी आ गया और हु सेड टू, किसने किससे कहा वो भी आ गया, यार यारिगे ಹೇಳಿದರು वो भी आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट आयके किससे लिया गया, डॉक्टर हामानायक जो ऑथर है डॉक्टर हामानायक, इनकी लिखी गई सूलंगी यंब कृति, इनकी लिखी गई, हामानायक लिखी गई किताब है सूलंगी। तो इस किताब से सौजन्य नाम का जो सबक को ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ, सौजन्य नाम के सबक से इस जुमले को, ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೇಳು, इस जुमले को लिया गया है। ಸೌಜನ್ಯಶೀಲವಂತರ ನಡೆನುಡಿಗಳು, अच्छे लोगों की, गुड कैरेक्टर लोगों की जो है चाल चलन ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು किस तरह से रहना करको विवरिಸುವಾಗ, जब डिस्क्राइब करते हैं तो लेखकರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ऑथर जो है इस तरह से कहते हैं। ಇದೊಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ उपनिषद वाक्य, तो एक बहुत बड़ा फेमस सा एक सेंटेंस है। सत्यवन्ने नुडियबेकु, सच्चाई को बोलना, प्रियವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, अच्छे से प्यार से बोलना, प्रियವೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು, प्यार आकर को झूठ नहीं बोलना, ಇದು सनातन धर्मವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ, इसको जो है सनातन धर्म कर को बोलते हैं। ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹೊತ್ತು ಬಂದವರಿಗೆ, जिसको भी प्रॉब्लम जो आ जाते हैं, समाधान पಡಿಸಲು, उसको बराबर करने के लिए ಎಂದಿಗೂ कभी भी जो है ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು, कभी भी जो है झूठ नहीं बोलना। सत्यवन्ने हितकरವಾಗಿ, सच को जो है सही तरीके से मनस्सिಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ, मन को भाई जैसा ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು, मन को भाई जैसा अच्छे से बोलना। सौजन्यವಂತರ जो अच्छे लोग हैं, ನಡೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, अच्छे लोगों की जो है चाल चलन इस तरह से रहना ಎಂದು ಲೇಖಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, करको जो है ऑथर बोल रहे हैं। ओके, ये हुआ। नेक्स्ट, ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆ ಮೀನು। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉबे ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆ ಮೀನು, यानी बाले मीनू एक किस्म के फिशेस हैं, ये जो है बॉबे मार रही का, तो एक हम अपने आप में बात कर रही हैं, एक तिल मिला रही हैं, कूद को उछल को पड़ रही हैं करको। बाले मीनू एक किस्म की फिश है, जब मैं लेसन एक्सप्लेन किया था तो उसमें करको हूँ जो है मूडल को निगल करे इस नज़म के हैं, तो उस नज़म का ये एक लाइन उठा को जींस तुमना, तो उसमें बाले मीनू एक किस्म की फ़िश है, वो फ़िश कैसा है करको सब पिक्चर के साथ ये पोएम जब एक्सप्लेनेशन कर रहा था वो देख कर हूँ, तुम्हें इसी चैनल पे जाको वो लेसन को उस पोएम को पूरा देख सकती, जो कि वर्ड टू वर्ड में एक्सप्लेन कर को। तो बॉबे ಹೊಡೆದಾವೆ बाले मीनू, यानी तिल मिला रहे हैं बाले मीनू, एक किस्म की फ़िश है मछली, तो ये मछली जो है तिल मिला को उठ रही, मचल रही करको। ओके, तो अब इसका आंसर हमें डिस्कस करेंगे। ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆ ಮೀನು, सो यू कैन सी द स्क्रीन, ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ,
ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, तो ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಜನಪದ ಗೀತೆಯಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ करको फर्स्ट पॉइंट लिखनी यानी आयके लिखना कभी भी संदर्भ में यानी मूडल कुणिगल केरे नाम के सबक से यानी नज़म से जनपद गीतेಯಿಂದ यानी एक फोक सॉन्ग से ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ इस जुमले को लिया गया है, ये पॉइंट लिखना फर्स्ट पॉइंट। मूडल कुणिगल केरे जनपद गीतेಯಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, दिए गए लाइन को जो है मूडल कुणिगल केरे नाम के एक फोक सॉन्ग एक नज़म है, तो उस नज़म से इस लाइन को लिया गया है। नेक्स्ट अब डिटेल में लिखना तुम्हें संदर्भ कुणिगल केरेयल्ली यानी कुणिगल के तालाब में बाड़े मीनुगळु तुम्बिवे। कुणिगल तालाब जब भर जाता उसमें पूरे मछलियां भी भर जाती, वो बाड़े मीनु एक किस्म के मछलियां ये भी भर जाती। अवन्नु हिडियलु उनको पकड़ने के लिए मीनुगारರು मछली जो पकड़ने वाले हैं दोणियल्ली बोट में होगी, बोट में जाकर बले बीसुत्तारे, जाल को भिरकाते हैं, जाल को जो है छोड़ते हैं। ಬಲೆಯಲ್ಲಿ उस जाल में सिक्किदा मीनुಗಳು उस जाल में जो फंसने वाले मछली जो हैं विला विला ಒದ್ದಾಡುತ್ತವೆ, वो तिलमिला को पड़ती, जीव भयದಿಂದ जान के डर से बोब्बे ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ, जान के डर से उन्होंने क्या करती तिलमिला को उठती। तो ये हुआ संदर्भ। नेक्स्ट स्वारस्य, ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆ ಜೀವದಾಸೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಿದೆ। तो इसमें क्या बोल रही स्वारस्य में मज़ेदार किस्म की बात, ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ यानी तिल मिला को उठ रही मचल रही कर को एक हेनुआ हेली के कने की एक स्टेटमेंट जो है जीवदासेಯಿಂದ जान की जो आस से प्राणिಗಳು जानवर जो है जिस तरह बिहेव करती वर्तिಸುವ बिहेव करने की रकम को ರೀತಿಯನ್ನು स्पष्टವಾಗಿ सही तरीके से यहाँ पे ತೋರಿಸುವಂತಿದೆ, सही तरीके से यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे बता रही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर कळिवुंटु जंग मक्कळिक्किल्ल करको एक सवाल है। स्थावर कळिवुंटु जंग मक्कळिविल्ल, स्थावरा को जो है एक मॉन्यूमेंट्स को जो है ख़त्म हो जाती है, डेमोलिश हो जाती है, लेकिन जंगा मक्कड़ जो हैं जंगमा जो हैं इनको कभी भी मिटते नहीं। एक मॉन्यूमेंट्स एक चीज़ एक कांस्टेंट एक चीज़ कौन सी भी चीज़ जो है ख़त्म हो जा सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन जो है जंगा मक्कड़ जो है जंगमा के जो बच्चे इन्हों कभी भी मिटते नहीं करको। तो ये वचनगळु का ये ऑलरेडी हमें करको ही पोएम करने के टाइम में वचनगळु में उसमें तुम्हें जाको इसी चैनल पे वचनगळु टाइप करको तुम्हें पोएम का एक्सप्लेनेशन और पूरे अभ्यास प्रश्नगळु भी वहाँ पे जाको देख सकती। तो फिर भी मैं यहाँ पे मॉडल पेपर पे आया तो आंसर समझा रहा हूँ। ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ वचनದ ಸಾಲಾಗಿದೆ, तो ये बसवण्णा जी के जो लिखे गए वचनास में एक, तो इधर आंसर है, इधर मॉडल पेपर ऑलरेडी तुमने बता दूँ, इधर मॉडल पेपर 1 में उसके क्वेश्चन और उसके आंसर इधर तरफ समझा रहा हूँ। सो तो बसवण्णनवರ वचनದ ಸಾಲಾಗಿದೆ, ये बसवण्णा के जो वचना है उनके बताए गए नज़म से लिया गया लाइन है। बसवण्णनವರು जो हैं ताऊ बड़वनागिದ್ರು, आप खुद गरीब हो तो भी शिवनिगे शिव को देवालय कट्टलागदिದ್ರು, शिव का जो मंदिर नहीं बना सके तो भी तन्न कालुಗಳನ್ನು अपने पैर को जो है कंबವಾಗಿ अपने पैर को जो खंबा समझते थे, देहವನ್ನು ದೇಗುಲವಾಗಿ और अपने तन को बॉडी को जो है मंदिर के जैसा समझते थे, तलेಯನ್ನು और अपने सर को कलशವಾಗಿ भाविसे, अपने सर को जो है कलश मानते थे जो कि मंदिरों के ऊपर रखा रहता है, सोने का कलश उसको बोल रहे हैं, और तन्न आत्मವನ್ನು और उनका मन को जो है शिवनिगे समर्पिಸುತ್ತಾರೆ, मेरे मन को जो है मेरे उसको शिव भगवान को मैं समर्पित कर रहा हूँ। स्थावरवाद देवालयಗಳು जो रुके हुए एक तरफ रहे इस तरह के मंदिर जो है नाशवागुತ್ತವೆ, इन्हों डिस्ट्रॉय हो जाती, ಆದರೆ लेकिन जंगमवाद जंगम के जो भक्ति है यानी डिवोशन है शाश्वत, ये परमनेंट ಎಂಬ कने की जो है आध्यात्मिक सत्यವನ್ನು यानी एक ट्रूथ को एक डिवोशन वाली सच्चाई को कूड़ल संगम देवा के मुंदे तेरेदिडुत्तारे, उनके सामने जो है खोल कर रखती। तो ये हुआ संदर्भ। देन स्वारस्य में क्या, ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಿಂತ जीवंत भक्तिये श्रेष्ठ ಎಂಬ संदेशविದೆ। मतलब यहाँ स्वारस्य में क्या बोल रहे हैं, इल्ली यहाँ पे भौतिक देवालय यानी फिजिकल जो मंदिर है उसे जीवंत भक्ति है जानदार एक डिवोशन इच्छी श्रेष्ठ बढ़कर को ಎಂಬ संदेश करने की एक मैसेज इनो दे रही।
नेक्स्ट देखो, ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. नीचे दिए गए नज़म को कंप्लीट करो. ಕೆಳಗಿನ पद्य ಭಾಗವನ್ನು नीचे दिए गए नज़म को पोयम को पूर्णಗೊಳಿಸಿ बरेरी. कंप्लीट एंड राइट. ओके, नीचे एक नज़म के लाइन स्टार्ट करी तो उसको कंप्लीट कर को लिखना. केसरल इद्दरू कर को देखो ही तो ये किसका नज़म आता है कर को हमें लिखना. ओके, नज़म का नाम लिखना, फिर ऑथर का नाम लिखना, वो डिटेल लिख को तुम्हें लिखना. तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ नज़म, फुल नज़म क्या है तो पिक्चर में देख सकती. तो ऐसा पूरा कंप्लीट लाइन तुम ना देखना. 2 देखो रहती यानी 1 तुम्हें एग्जाम में भी, एनुअल एग्जाम में इसी तरह जैसा मॉडल पेपर में पूछ रही इसी तरह 2 ऑप्शन देख रही थी, 2 पोएम देख रही थी, 2 में सिर्फ 1 लिखना. तो 2 भी मैं तुम ना समझा रहा हूँ. केसरल इद्ದರು करको है तो ये नज़म देखो. ಕೆಸರಳು ಇದ್ದರು ಮೇಲೆ ಬಾಂದಳವ ನೋಡಿ ಮಿಸುಪ ರವಿಕಿರಣಗಳ ಸಿರಿಗೆ ಮೆರೆದಾಡಿ ಮಸಗು ವಂಬುಜದಂತೆ ಧ್ಯೇಯದಾಳ್ವಸಕೆ ಬಸಮಾಗು ಮಂದ मनुजತೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ. क्योंकि इन्हों कान से स्टार्ट करी और कान स्टॉप करी वो नज़म लिखना समय. ಕೆಸರಳು इद्ದರು से शुरू करी, सार्थकतेगे जो है एंड करी. तो इसीलिए हमें उसे ಕೆಸರಳು इद्ದರು जो है स्टार्ट करके सार्थकतेगे यहाँ पे एंड करना. तो एक गुरी पोएम का जो है नज़म है तो तुम्हें लिखना पहले पद्या गुरी उसका अगर को लिखना. आथर अगर भूल गए तो भी इतना तो भी लिखो, पद्या गुरी कर लिखो, नज़म लिखो, अच्छा दिखता है. तो ये पूरा नज़म तुम्हें याद रखो. तो ऑलरेडी मैं पढ़ाने के टाइम में नज़म ये जब गुरी कर रहा था तो समझा हूँ, उसी तरह से तुम्हें जो है अपना इसको जो है लिखना, नज़म को लिखना. ओके, नेक्स्ट अब और एक कौन सा दी, ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ करको देखो. इन देखो ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ दी शुरू में और लास्ट में ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು, ये भी गुरी का. ओके, ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು. तो इस नज़म को हमें पूरा लिखना. कहाँ से शुरू हो रहा कहाँ से एंड हो रहा देख लो. ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವಿರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ದೇಹದೊಳಾತ್ಮವೆರಡಿರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೇಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು, ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು. ओके, तो इस तरह से तुम्हें लिखना, पूरा नज़म तुम्हें लिखना. आप देखो ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ दीनी वहाँ से लेको होराडू हगलिरुಳು दें. उसी तरह जब मैं गुरी पोएम एक्सप्लेन किया था तब बता करूँ तो उसी तरह से तुम्हें नज़म को लिखना. ओके, ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವಿರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ದೇಹದೊಳಾತ್ಮವೆರಡಿರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೇಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು, ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು. देखो अब तुम्हें जो पूरा पेपर नहीं लिख सकते, जस्ट पासिंग हो जाएगा तो उन्होंने देखो ये सब अटेंड कर सकती. पोएम मेमोराइजेशन कर लियो, ಒಂದು वाक्य जो है याद कर लियो, और MCQ जो है इसको याद कर लियो. ओके, इसी में तुम्हें आराम से जो है और सारांश बरेरी वो याद कर लियो, और अलंकारಗಳು, गादे मातु, खाली इतना और लेखकर परिचय इतने में लिख डाले तो आराम से तुम्हें पासिंग मार्क्स आराम से ले जा पासिंग मार्क्स. ओके, तो MCQ ಒಂದೊಂದು वाक्य, कवि परिचय, नज़म को लिखना, पद्या बरेरी और सारांश बरेरी, अलंकारा है ना. तो इतना भी लिख डाले तो तुम्हें ऑलमोस्ट जो है पासिंग तुम ना मिल जाती. तो हैंड तुम ना सिक्योर हो जाती. जो मैं पूरा पेपर नहीं अटेंड सकता, मुश्किल होता करने वाले, इतना तो भी लिख को आ जाओ तुम्हें पास हो जाती. नेक्स्ट में अब 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तर बरेरी, जो कि 4 मार्क्स का एक सवाल. 2 ऑप्शन देख रही थी, 2 में 1 लिखना बस. सो 1 4 जा 4, एक सवाल लिखना जो तुम ना 4 मार्क्स मिलेंगे 4 मार्क्स के. ओके, तो देख सकती सद्दु ಮಾಡದಿರು कविते ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಮೆಚ್ಚುವ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಓಕೆ, ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು कविते ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಮೆಚ್ಚುವ अंशಗಳೊಂದಿಗೆ विवरिಸಿ. सद्दु ಮಾಡದಿರು पोएम में जो पोएट में जो है उसमें मैसेज दे रही, ನೀಡುವ संदेश जो सद्दु ಮಾಡದಿರು आवाज़ मत करो. तो इस नज़म में जो है मैसेज दे रही ना पोएट, उस मैसेज को हमें लिखना जिसमें हम बहुत पसंद करते हैं. न्यू मेच्चू अंशगलिंगे जो आप उसमें जो पसंदीदा जो पॉइंट्स हैं उस तरह के पॉइंट्स को उठा को लिखो. मतलब सद्दु ಮಾಡದಿರು पोएम में जो है ऑथर क्या बोल रही, क्या मैसेज दे रही रीडर्स को करको, वो हमें डिटेल से लिखना बस.
तो लिखे तुम ना 4 मार्क्स मिलती हैं। सो मैं इधर आंसर के साथ तुम ना डिस्कस करूं जो कि 4 मार्क्स का है। मॉडल पेपर में एक सवाल आता तुम ना इधर लेसन इधर पोयम सेट का एक लेंथी आंसर देती हैं जो कि 4 मार्क्स रहती है 8 वाक्य का। तो सद्दु ಮಾಡದಿರು ಕವಿತೆ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವೇನು? ओके, अब उसमें आंसर ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುವ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವ ಬಯಕೆ ಅತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅವರು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಮಂತ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊದಲಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏರುವುದು ಮೊದಲಾದ ಸಾಧನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಹೊಗಳಿಕೆಗಾಗಿ, ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜನೋಪಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರಬಾರದು. ಸದ್ದುಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬೇಕು. ವನಸುಮದ ಹಾಗೆ ಬದುಕು ಇರಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ओके, सो सद्दू ಮಾಡದಿರು पोयम में क्या मैसेज दे रही है करको तुम्हें लिखना. अगर तुम्हें सद्दू ಮಾಡದಿರು में एक्सप्लेनेशन करको पोयम, उसमें जाकर देख ले, तुम्हें डिटेल से उसी पॉइंट को तुम्हें लिख सकती. नहीं क्या तो देखो इसमें समझा रहा हूँ मैं. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ, बहुत सारे लोगों को प्रसिद्धि पड़ेगा, फेमस होना करको ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವ ಬಯಕೆ और नाम को कमाना करने की जो है बहुत ज़्यादा आस रहती है, अतियागी इरुತ್ತದೆ. सो आ दृष्टिಯಿಂದಲೇ उस नज़रिए से क्या करती हैं ಅವರು नाना बगे वो लोग जो है अलग अलग किस्म के ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, कामों को जो है करते हैं. उसमें जो है दाना ಮಾಡುವುದು, डोनेट करना, विद्या संस्थೆಗಳನ್ನು और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು, हॉस्पिटल को ये सब बिल्ड करती, ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು और मंदिरों को बनाती, ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಮಂತ್ರಿ, मुख्यमंत्री, मंत्री, मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर ಮೊದಲಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ अलग अलग पोस्ट को जो है चढ़ना, ಏರುವುದು ಮೊದಲಾದ ಸಾಧನೆಗಳ दूसरे अचीवमेंट का हिन्नेले बैकग्राउंड को ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, लोगों के अप्रिसिएशन, ಹೊಗಳಿಕೆಗಳನ್ನು और उनकी जो है वाहवाही ಗಳಿಸುವುದು, इसको पाना ही जो है ಆಗಿರುತ್ತದೆ, होकर रहता है. ತಾವು तो खुद जो है ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, किए हुए कामों के बारे में ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ वो जो है अपने पेपर में, ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ, अपने डिस्प्ले में ಇನ್ನಿತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ अलग अलग किस्म से जो है वो ಪ್ರಕಟಿಸಿ पब्लिश करते हैं. ಜನರ ಗಮನ, लोगों का जो है इंटरेस्ट ಸೆಳೆಯಲು, इसको लाने के वास्ते प्रयत्निಸಿ, इसको जो है ट्राई करते रहती. प्रसिद्धिಗಾಗಿ, पॉपुलैरिटी को, ಹೊಗಳಿಕೆಗಾಗಿ और इसकी पॉपुलैरिटी को जनಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ लोगों की जो है वाहवाही बटोरने के लिए ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು, ऐसा जो है करते हैं. सही अल्लाह, ये सही नहीं है. मनुष्य जनोपकारियागिरಬೇಕು, इंसान जो है दूसरों को फ़ायदामंद होना, ऐसा इंसान होना. ಆದರೆ लेकिन प्रचार प्रियरागिर, लेकिन खुद जो है फेमस बनने की कोशिश नहीं रहना, पॉपुलर यानी खुद जो है अपना ही जो है वाहवाही करते रहे, ऐसा नहीं बनना. सो सद्दू गद्दलविಲ್ಲದೆ, बिना आवाज़ किए ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, काम करको ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬೇಕು. बिना आवाज़ किए अपने कामों काज कर जो है वहाँ से चले. जिस तरह वनसुम, जंगल का जो फूल जो है जिस तरह से जीता है, नहीं मालूम होता फिर भी वो महक देता है, उस तरह से ಬದುಕು ಇರಬೇಕು, हमारे ज़िंदगी रहना. ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳಿಂದ, अमन और चैन से जो है ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು, ज़िंदगी को बिताना ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ करने की मैसेज जो है सद्दू ಮಾಡದಿರು कवितेಯಲ್ಲಿ, सद्दू ಮಾಡದಿರು नाम के पोयम में है. ओके, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए उसी पोयम का है, शांति ಮತ್ತು सद्दू. इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन है करको देखो ही. एक सद्दू ಮಾಡದಿರು कविते ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು, सो दोनों को भी वॉच पॉइंट लिखे तो भी चलता है. ओके, तो तुम ना ये दोनों का भी एक इसके बारे में उठा ले को लिखना, जो कि तुम ना 4 मार्क्स मिलती. अब आगे का तुमने क्या है मेन का, तो एक पैसेज देती, पैसेज पढ़ ले को, उस पैसेज को जो है मैं आंसर करना. अगला में देखो ये भी आसान मेन रहता है, इसमें भी तुम ना 4 मार्क्स इजीली ले सकती. तो ये भी आसान वाला मेन है बच्चों. तुम ना ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. देखो दिए गए पैसेज को पढ़ ले को, उसमें आंसर लिखिए. दिए गए पैसेज को पढ़ ले को और उस दिए गए पैसेज को पढ़ ले और दिए गए सवालों को देखकर जवाब लिखिए. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಶಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಶ್ರದ್ಧೆ. ನಿರಂತರವಾದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವ ಕಷ್ಟಕರ ವಿಷಯವಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಗುಣವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೈಜ ಮತ್ತು ಒಳಿತಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. तो इसी तरह कंप्लीट एक पैसेज देख रही थी तुम ना, तो नीचे 2 सवाल देख रही थी. पैसेज में तुम्हें आंसर सेलेक्ट कर रखना, क्योंकि 2 मार्क्स का है हर सवाल, तो थोड़ा लेंथी आंसर लिखना. तो यहाँ पे सवाल क्या देखो ही, यशस्सिನ ನಿಜವಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾವು, कामयाबी के सही सीढ़ियाँ कौन से. तो ये पैसेज में था आंसर, तुम्हें कहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं. देखो यशस्सिನ ನಿಜವಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾವು, कामयाबी के सही सीढ़ियाँ कौन से करको. तो तुम्हें अब ये पैसेज में मिल जाता तुम्हें. अब हमें पैसेज की तरफ आना, पढ़ लेना, पहले पढ़ने को बाद में उसका आंसर करना. तो उसका आंसर यहाँ है. तो सीढ़ियाँ कौन से करको दे रही हैं, किसके, ಯಶಸ್ಸನ್ನು यानी कामयाबी पाने के सीढ़ियाँ कौन से. ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾವು, कामयाबी के सही सीढ़ियाँ कौन से. तो आंसर यहाँ से निरंतर अभ्यासದಿಂದ. तो यहाँ से लिखना तुम्हें, निरंतर अभ्यासದಿಂದ असाध्यवादुदನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. यानी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने की वजह से जो नहीं होता उसको अचीव करे जा. सतत अभ्यास, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस जो है ये फर्स्ट वन का रहता है. ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿ, अपने मन को जो है एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करको आ विषयದ ಮೇಲೆ प्रभुत्वವನ್ನು, उस कंटेंट के ऊपर जो है हमें महारत जो है हासिल करे जा. ये कंटेंट को लेकर हमें फोकस करना ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. तो इससे हमें अचीव करे जैसा होता है. ಇದು ನನ್ನಿಂದ, ये जो है मेरे से होता है, ಸಾಧ್ಯ, पॉसिबल ಎಂಬ ಸಕಾರ, ऐसा पॉजिटिव जो है माइंड सेट रहना, मनोभावವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. इस तरह की पॉजिटिव माइंड सेट रहना. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು एक जो है ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन जो है ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ एक तरफ जो है ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. हमारे एक जो है सेंस ऑर्गन एक तरफ जो है खींच रही, तो गुरिಯನ್ನು, हमारे जो है गोल को ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, हमारे गोल को जो है हमें पा नहीं सकते. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ, हमारे सेंस ऑर्गन्स के ऊपर हथौटिಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, हमारे सेंस ऑर्गन के ऊपर हमें कंट्रोल को लाना, और इंद्रिय और सेंस को जो है निग्रह यशस्सನ್ನು, और अपने सेंस ऑर्गन्स को जो है कंट्रोल करने, हमें कामयाबी करने के वास्ते प्रमुखवाद सीढ़ी ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿದೆ. एक बहुत बड़ी मेन एक सीढ़ी कर को बोले जा. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ, हमारी ज़िंदगी की जो है सार्थक कामयाबी के वास्ते शुद्ध ಮತ್ತು प्रामाणिक मनस्सु अत्यगत्य. ओके, तो यहाँ तक तुम्हें लिखना, ये फर्स्ट वन होता है. तो इस तरह से तुम्हें फर्स्ट वन का जो है ಮಾರ್ಕ್ ಕರ್ಕೋ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಲಿಖ डालती, 2 मार्क्स आराम से मिल गया. अब नेक्स्ट, ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. जो श्रद्धा से, डिवोशन से जो किस तरह से हमें ज्ञान को यानी नॉलेज को हासिल कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का, इसी में आंसर रहता है पैसेज में. तो हमें उसको पढ़ने को आंसर करना. ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಾಯಿ देखो, ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂದು ಅಚಲವಾದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಹಸ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. तो यहाँ तक लिखती हूँ तुम्हें श्रद्धे के बारे में. श्रद्धे का तो क्या अगर कोई डिटेल जो यहाँ है, इसी को आंसर तुम्हें यहाँ लिख सकते हैं. तो इस तरह से पैसेज पढ़ ले को तुम्हें आंसर को लिखना, बस उसी पैसेज में आंसर रहता है. देखो और एक ट्रिक्स क्या कर सकती हैं, तो देखो पहले पार्ट में लेंथी आंसर नहीं, तुम ना अगर ये ट्रिक्स नहीं मालूम हुआ तो पहले के पैराग्राफ में, अब एक 20 लाइन है समझो,
ओके 20 लाइन है तो फर्स्ट 10 लाइन में फर्स्ट का आंसर मिल जाता है, नेक्स्ट के 10 लाइन में सेकेंड आंसर मिल जाता है। अब एक पैसेज 20 लाइन्स है समझो, ओके तो 20 लाइन्स है तो फर्स्ट 10 लाइन में फर्स्ट वन का आंसर मिल जाता है, सेकेंड 10 लाइन्स में सेकेंड वन का आंसर मिल जाता है तुमना। तो ये ट्रिक्स ज़रा तुम्हें ट्रिक्स इस्तेमाल करो तुम ना मालूम हो जाता। तो पैसेज में रहता आंसर ढूंढ को बस लिखना तुम्हें। तो यहाँ पे एक सेंटेंस का नहीं है क्योंकि 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स दिया जा रहा है। देखो 2+2 ओके 2+2 4 कर को, यानी एक पैसेज है उसके 2 सवाल हैं, 2 सवाल को हर सवाल को 2-2 मार्क्स यानी 4 मार्क्स मिल जाती तुमने इसमें करेक्ट लिख डाले तो। ओके अब नेक्स्ट मेन 12th मेन जो है देख सकती 12th मेन में क्या है उसके तरफ हमें जाएंगे। ट्वेल्थ मेन में ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ। किसी भी एक कंटेंट को लेकर तुम्हें एस्से लिखो, प्रबंधವನ್ನು बरेरी। एक जो है सब्जेक्ट देती यानी एक मैटर देती उसके ऊपर तुम्हें एस्से लिखना। ओके ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದ नीचे दिए गए कौन से भी एक विषय पर सब्जेक्ट पर प्रबंध बरेरी, एस्से लिखो, राइट एन एस्से। ओके तो क्या है फर्स्ट देख सकती हैं क्या देखो ही तो ये 4 मार्क्स का देखो 2 देखो ही 1 लिखना तुम्हें 4 मार्क्स मिलती। वरदक्षिणे ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು, ಡೌರಿ इट इज़ एन सोशल इविल और सोशल कॉज। इससे क्या होता है सोशल कॉज क्या होता है डौरी से वरदक्षिणे का तो दहेज एक सामाजिक पिಡುಗು है, सामाजिक एक सोशल की एक बीमारी काज एक डिसीज़ कर को बोले जा। तो डौरी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जहेज से यानी डिमांड करने से लड़की के पास, तो ये तमाम चीज़ें लिखना। या फिर गुड़ी कईगारिकेಗಳ महत्व यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो रहती हैं तो उसको बोलते हैं गुड़ी कईगारिके, छोटे छोटे जो घरों में जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज बना ले रहती हैं घरों में उसको बोलते हैं गुड़ी कईगारिके, छोटे छोटे फैक्ट्रीज जो कि घरों से ही शुरू होने वाले। तो उसका इम्पोर्टेंस वो क्यों होना, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये दोनों में एक लिखना तुम्हें। तो मैं दोनों भी समझाता हूँ, अगर तुम ना इसमें से किस में भी एनुअल एग्जाम को आ गया तो तुम ना वेरी यूजफुल होता लिखने। तो सबसे पहले देख सकती वरदक्षिणे सामाजिक पिಡುಗು, इसे हमें अब डिस्कस करेंगे। वरदक्षिणे ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು, डौरी एक सोशल इविल और सोशल कॉज यानी दहेज से क्या मुसीबतें होती। तो अब मैं इसको पहले पढ़ता हूँ उसके बाद हमें लिखेंगे। ವಧುವಿನ ತಂದೆ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಣ, ಸ್ಕೂಟರ್, ಕಾರು, ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಮೊದಲಾದ ಚರಾಸ್ತಿಗಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ। ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ರಾಜಾಧೀಶರು ವಧುವಿನ ಸುಖಕರ ಬದುಕಿಗೆಂದು ತಮ್ಮ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ। ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ। ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಬಾರದ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಪೀಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಸಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ದೈನಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ। ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರ ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪೀಡೆಯಾಗಿದೆ, ಸಮಾಜದ ಪಾಲಿಗೂ ಇದೊಂದು ಭೂತವೆನಿಸಿದೆ। ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೆರುವುದೇ ಒಂದು ಶಾಪವೆಂಬ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ। ಭ್ರೂಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯತ್ತ ಸಮಾಜ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ। ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। करको देखो ही तो अभी भी इसका कंटिन्यूटी है, तो पहले इतना मैं तुमना समझाता हूँ। तो वरदक्षिणे डौरी या फिर दहेज, तो इसके बारे में बोल रहे हैं। वधुविना यानी लड़की के तंदे, लड़की के बाप जो हैं विवाहद समयದಲ್ಲಿ जब शादी होता है यानी मैरिज होता है उस वक्त में वरनिगे दूल्हे को यानी दुल्हन के जो बाप हैं शादी के दौरान दूल्हे के बाप को यानी दूल्हे को कोडुआ हना, दूल्हे को देने वाले पैसे, शादी के वक्त के दौरान दुल्हन के पिताजी जो हैं दुल्हन के बाप जो हैं दूल्हे को देने वाले पैसे, रकम
या फिर स्कूटर, कारू, मनी। स्कूटर का तो आपको मालूम है मोटर गाड़ी, कारू का तो कार, मनी का तो घर, निवेशना का तो कौन सी भी एक प्रॉपर्टी। ಮೊದಲಾದ दूसरे किस्म के जो है चरास्तिಗಳು, दूसरे किस्म की कुछ प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह जो है इसको कहलाते हैं वरदक्षिणे। इसको बोलती वरदक्षिणे एनिसिಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ। इसको वरदक्षिणे बोलती कन्नड़ में, वरदक्षिणे एनिसिಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, इसको बोलते हैं वरदक्षिणे। यानी वधुविನ ತಂದೆ यानी दूल्हे के बाप जो है शादी के दौरान दूल्हे को यानी नौशा को पैसे के रकम के तौर पर या फिर गाड़ी के तौर पर, कार या घर प्रॉपर्टी के तौर पर दिए जाने वाले जो चीज़ों को वरदक्षिणे यानी डौरी करके बोलते हैं। प्राचीन कालदली यानी एंशियंट पीरियड में पहले पुराने से श्रीमंतರು, अमीर, राजाधिराजರು और राजा लोग वधुविना यानी दुल्हन का जो है सुखकर खुशी की जो है बदुकिಗೆಂದು ज़िंदगी को तಮ್ಮ सिरिवंतिके अपने की जो है अमीरपन की जो है प्रदर्शनक्ಕಾಗಿ इसको एग्जिबिट करने के वास्ते ಬಳಕೆಗೆ ತಂದ इस्तेमाल के लाए जाने वाले एक पद्धति को, इस रूल्स को, इस रिवायत को ಈಗ सामाजिक अब समाज की या सोसाइटी की जो है पिಡುಗಾಗಿ विल बन को हम लोगों को मुश्किल करने लगे, ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ। ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ डेली के न्यूज़पेपर में प्रतिदिन हर दिन वरदक्षिणेಗಾಗಿ यानी डौरी को लेकर महिलाएं औरतों की जो है ಸಾವಿನ सुद्दी यानी मौत की खबर सामान्यवाಗಿದೆ। यानी न्यूज़पेपर में हर दिन जो है डौरी को लेकर आजकल देख सकते हैं औरतों की जो है लेडीज़ को जो है मारा जा रहा है, ये कॉमन हो चुका है। ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರಿಂದ जो लड़की को जन्म दिया उनको वरदक्षिणೆಯನ್ನು यानी डौरी को ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವುದು लेकर मांग लेकर मधुवे ನಂತರ यानी जो बेटी पैदा करे यानी दुल्हन के तरफ वाले को शादी के दौरान भी जो है पैसे लेको, फिर मधुवे नंतर शादी के बाद भी जो है भारत वरदक्षिणे कुछ हिस्सा में शादी के बाद देखो बोले रहती ना, वो चीज़ हम नहीं दिए ना कर को क्या करती, उनको ट्रबल करती, पीड़ित उनको टार्चर करती, प्रबल करती है लड़की को। ओके, और मತ್ತಷ್ಟು हणक को और ज़रा पैसे उनके वास्ते ಹೆಣ್ಣನ್ನು हिंसिसी लड़की को जो है और भी तकलीफ पहुंचा को ಸಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ उसको मार देने की लेवल तक जो है चले जाती होगुವುದು। ये दैनंदिन सुद्दी आಗಿದೆ, ये देख सकते हैं हर दिन की रोज़मर्रा की एक न्यूज़ बन चुकी है कि यानी लड़की को पहले शादी के दौरान भी पैसे लेती, बाद में भी दियो करके उनको ज़रा उनके ऊपर लड़की के ऊपर जो अलग अलग तरीके से उसको तकलीफ़ें देना शुरू करती है। और तकलीफ़ का जो है नहीं संभाल सको लड़की क्या करती है, एक दिन ना सुसाइड करने को मर जाती है। तो आज के दौर की जो है कॉमन सी न्यूज़ है। तो ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರ ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ जो गरीब लोग हैं जिनके घर में बेटी पैदा हुई है, ಇದು ಒಂದು पीढ़ी ये एक डिसीज़ बन चुकी है, बीमारी बन चुकी है। समाजದ ಪಾಲಿಗೂ सोसाइटी के वास्ते ಇದೊಂದು ಭೂತವನಿ, ये एक डिविल बन गया है, शैतान बन गया है। ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೆರುವುದೇ लड़की को पैदा करना जो है एक श्राप बन गया, ಒಂದು ಶಾಪವೆಂಬ ಮನೋಭಾವನೆ इस तरह की मेंटालिटी बन जा रही, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ। भ्रूण परीक्षे यानी हमारा अंदर का जेंडर कौन सा है ಮಾಡಿಸಿ टेस्ट करा को ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವೆಂದು यानी लड़की बेबी गर्ल कर को ತಿಳಿದಾಗ मालूम कर ले तो भ्रूण हत्या यानी हमारे जो कोख में पलने वाले बच्चे को जो है मार देना, ये इस तरफ समाज सोसाइटी जा रहा है। इधर इससे क्या होता है, सामाजिक हमारे समाज के सोसाइटी को जो है असमतोलन उंटागी इंबैलेंस होको ऊंच नीच होको भविष्यदल्ली फ्यूचर में क्या हो रहा है, अनाहुतಕ್ಕೆ फ्यूचर में ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, अनाहुतಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। तो पहले जब तुम ना ये टॉपिक देती हैं इसके ऊपर एस्से लिखो कर को वरदक्षिणे का तो कर को क्या कर को लिखना पीठिके में आता है। ओके, बाद में विवरणे लिखना, अब विवरणे डिटेल लिख रही सो ये फाइनली तुम्हें उपसंहारा लिखना। तो विवरणे का और कुछ हिस्सा और इसके बाद का उपसंहारा वरदक्षिणे में लेकर क्या है कर को हमें इसके आने वाले क्लास में हमें डिस्कस करेंगे। और एक जो है एस्से रेटिंग है उसको भी हमें डिस्कस करेंगे, बाद में लेटर रेटिंग डिस्कस करेंगे। तो दो मेन रहता है, तो इसमें जो है तुम्हें ये एक भी लिखें कि ये दो देखो रहती, दो ऐसे प्रबंध बरेरी, दो ऑप्शन में कौन सा भी एक लिखे तो भी तुम ना 4 मार्क्स लिख जाता। तो इसका कंक्लूजन क्या है, ओके और अगला टॉपिक एक गुड़ी कईगारिके उसके बारे में डिस्कस कर को लेटर रेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक क्लास होती है।